हेलो एवरीवन। तो बिल्कुल बिना वक्त गवाए बिल्कुल अपना विषय शुरू करते हैं। चूंकि हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं तो हमेशा की तरह एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये पुस्तक हमें क्या किन बातों से रूबरू कराती है। उन सारी बातों को हम बहुत डिटेल में यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं बातों को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में, दूसरे आयाम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। ओके, तो आज जो हमारा संविधान है, संविधान का मतलब आज जो हमारा टॉपिक है वो संविधान का निर्माण। यहां थोड़ी सी बात यह है कि पिछले अध्याय में हमने समझा था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनती है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी जरूरी है, और फिर हमने समझा था, उन सारे तथ्यों को भी चेक किया था कि लोगों का चुन लिया जाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, कि लोगों के द्वारा चुन लिए गए उसके भी तमाम सारी चुनौतियों से हम रूबरू हुए। और फिर हमने समझा कि किस तरीके से जनता की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, चुनते वक्त, चुनने से पहले, चुनने के बाद भी जनता के हितों की सुरक्षा चाहिए। इन सारी चीजों को हमने बहुत डिटेल में कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब यहां पर इनकी बात समझते हैं। क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। मतलब जो भी मतलब कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है, ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देखिए कितनी आसान सी भाषा में, कितनी सुंदर भाषा में इसने संविधान को परिभाषित कर दिया कि कुछ ऐसे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनका पालन न केवल नागरिकों को करना होता है बल्कि सरकार को, देश की सरकार को भी करना होता है। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को सरकार और नागरिक दोनों ही फॉलो करें, उन्हीं सारे सम्मिलित नियमों को, मतलब उन सारे नियमों को सम्मिलित रूप से हम संविधान कहते हैं। एक तरीके का ये इंस्ट्रक्शन है। जैसे हमने ये बात पहले भी समझी थी, जैसे कोई मशीन को चलाने के लिए एक यूजर्स मैनुअल होता है। यूजर्स मैनुअल क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। वैसे ही हमारा संविधान, हमारी जो व्यवस्था है, जो मशीनरी है, जो हमारी पॉलिटी, उसको रन कराने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, निर्देशों का एक समूह है। ओके, देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिक अपने आप, देश का सर्वोच्च कानून कौन होता है? वो भी संविधान होता है। तो सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों? व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान बनते कैसे हैं? क्या प्रोसेस है उनका बनने का? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये वो आधार हैं, वो एक बेस है जिनके आधार पे आप कई सारी समस्याओं को, कई सारे इश्यूज को देखते हैं। जो हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है, उसको समझने में ये बेसिक जानकारियां आपकी बहुत मदद करती हैं। तो उसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। मैं फिर वही हमेशा की तरह यही बात कहूंगा, हम कोई समरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन चीजों, जो भी इसमें से अनिवार्य है, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, उस पूरी लाइन बाय लाइन हम सारी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहे कि हम एनसीईआरटी से गो थ्रू हो चुके हैं। अच्छा, हाल के दिनों में संविधान बनने का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। सबसे नया संविधान, हालांकि नेपाल उससे नया है, तो दक्षिण अफ्रीका का है। वहां क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल ये लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे हमारे देश में जो गांधी जी की हैसियत है, वही साउथ अफ्रीका में नेशनल मंडेला की है। वहां के राष्ट्रपिता हैं एक तरीके से। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। तो जरूर आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। बहुत प्रेरित करने वाला जीवन है इनका। ओके, इनका एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। ये सब चीजें बहुत मदद करती हैं, कई सारी चीजों को समझने में, जरूर पढ़ना चाहिए। ये कहते हैं कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। कितनी खूबसूरत बात आप देखें,
पहली लाइन में क्या कहते हैं? नेल्सन मंडेला साहब कहते हैं कि मैंने जो गोरे लोगों का शासन था, जो उनकी सुपरमेसी थी, मैंने उसका विरोध किया है। लेकिन साथ साथ जो ब्लैक्स थे, वहां के जो नेटिव पीपल थे, जो वहां के स्थानीय लोग थे, जिनको अश्वेत कहा जाता था, कहते हैं उनके भी प्रभुत्व का विरोध किया कि ऐसा सुपरमेसी किसी की नहीं हो। मतलब उनकी पहली लाइन में कि वो समानता की बात कर रहे हैं। तो मैंने गोरे लोगों के प्रभुत्व का भी विरोध किया है और अश्वेत लोगों के भी प्रभुत्व का विरोध किया है। ठीक है, जैसे गांधी जी ने जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं उन सभी हिंदुओं के पक्ष में हूं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और मैं उन सभी मुसलमानों के पक्ष में हूं जो हिंदुस्तान में हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात थी उनकी। ये दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों का ध्यान वो रख रहे थे और उनके हितों की सुरक्षा की वो बात कर रहे थे। वो ये जान रहे थे कि बहुमत के दबाव में अल्पसंख्यक को अगर इग्नोर कर दिया जाएगा तो इससे बनने वाला जो समाज होगा वो वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी, जो अलग तरीके के संघर्षों को जन्म देगी। और आप देखिए, जहां जहां हमने इन चीजों से, इन मूल्यों से, इन वैल्यू से समझौता किया, उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा है। ठीक है, ओके। तो ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि मैंने ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो इसी आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। कितनी खूबसूरत बात है। और ये लोग ऐसे लोग हैं जो वाकई ये जो कह रहे हैं ऐसा किया है इन्होंने। इनका पूरा जीवन अपने इन्हीं सिद्धांतों पर समर्पित है। और यही सारी चीजें देखने के बाद जो ह्यूमैनिटीज है, यही वो लोग हैं जो ह्यूमैनिटी का फ्लैग होस्ट करते रहते हैं। इनके हाथों में एक मानवता का झंडा है। ये किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है। इनके पे पूरा विश्व, पूरा मानव समाज ऐसे लोगों पर गर्व करता है। तो ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा के व्यक्ति हैं, प्रेरणा पाने के व्यक्ति हैं। जरूर इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, ये नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। यहां मतलब वहां एक बोर्ड भी लगा के रखते थे वो गोरे अंग्रेज की अश्वेत, मतलब जो नेटिव ब्लैक्स हैं, जो देशी अश्वेत लोग हैं, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। मतलब मार सकते हैं। हथियार बंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी गई। मतलब जो हमारे यहाँ भी अक्सर बोर्ड्स लगे हुए थे ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वैसे ही यहाँ साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने, गोरे लोगों ने अलग अलग बोर्ड लगा रखा था कि अगर यहां आए तो लापता हो जाओगे। तो इस तरीके की चीजें थी, उदाहरण है ये। तो रंग भेद के खिलाफ मैं इसको थोड़ा सा कहानी को शॉर्ट कर दूं। जैसे हमारे देश में आजादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, नेशनल मूवमेंट हुआ, वैसे रंग भेद के खिलाफ उनके यहां लगातार प्रयास होते रहे। बहुत बताया कि उम्र कैद की सजा दी, लगभग 28 साल ये जेल में रहे। यहां जो कैटेगराइज किया था वहां ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज आए व्यापार करने के बहाने और फिर बाद में उन्होंने शासन व्यवस्था में दखलंदाजी शुरू की और धीरे धीरे टेक ओवर कर लिया, शासन को ही टेक ओवर कर लिया। यही हाल उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी किया था। तो वहां के जो नेटिव लोग थे उनको कोई अधिकार ही नहीं था, वो वोट नहीं दे सकते थे, उनका मजदूरों की तरह उनको ट्रीट करते थे। हर जगह सेपरेशन अरेंजमेंट्स थे, सेपरेट अरेंजमेंट्स थे उनके लिए। तो ये बड़ा दोयम दर्जे का, न केवल मूल अफ्रीकी लोगों के लिए, वहां जो हिंदुस्तानी लोग गए थे उनके साथ भी। तो इस तरीके से वहां बस 2 ही ग्रुप था, एक गोरे लोग और बाकी अन्य। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था बहुत लंबे समय तक, बहुत शोषण वहां भी इन अंग्रेजों ने किया। उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने आवाज उठाई, उसके लिए उनको जेल में डाला गया। जेल से ही वो उनकी अपनी चीजों को वो बुलंद करते रहे, अपनी बातों को। और फिर फाइनली इन तारे, उसके बाद ये सारा यहाँ जब ये आंदोलन चलता रहा, फाइनली साउथ अफ्रीका में भी आजादी मिली, उनको भी आजादी मिली। और यहाँ पर आप देखेंगे 26 अप्रैल 1994 में आकर साउथ अफ्रीका उनसे आजाद हुआ। और साउथ अफ्रीका आजाद हुआ, नेल्सन मंडेला रिहा हुए, उनको राष्ट्रपति बनाया गया साउथ अफ्रीका का। तो बहुत
महत्वपूर्ण संघर्ष था उनका, हमारे देश जैसा ही था, लेकिन उनका भी संघर्ष उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। तो बाकायदा उनको आजादी मिली, और आजादी मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जैसे हमने अपने संविधान में अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाया। आप अभी जब प्रस्तावना पढ़ेंगे संविधान की तो उसमें समझेंगे, लोकतंत्र तो आपने समझा ही है कि जनता का शासन हो, और रिपब्लिक मतलब कि जहां का मुखिया, ऐसा देश जहां का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाए, कोई राजशाही ना हो, कोई राजतंत्रीय व्यवस्था ना हो। तो ये उसको भी, अफ्रीका को भी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये सारी चीजें कैसे हुआ, नेल्सन मंडेला का ही कथन है, इसी से समझते हैं। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। जब आजादी मिली उस वक्त ये कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की भल मनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार। कितना खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत बात। मतलब अंग्रेजों के सारे जो शोषण थे, जो एक्सप्लॉयटेशन थी, उनका दुर्व्यवहार था, उसको एक तरफ की उसको बीती बात है। अब नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करना है और यहां हम इंसानियत की बात को आगे रखेंगे, इस पर जोर देना है। यही हमारे लोकतंत्र का आधार होगा। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और निश्चित हत्याओं पर के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ बैठी। कितनी खूबसूरत चीज है। आप देखिए यहां वो कहते हैं, ये अपील करते हैं उनके लीडर्स की जब हमारे हाथ में सत्ता है, पहले गोरे लोगों के हाथ में सत्ता थी, अब हमारे हाथ में ताकत है, लेकिन हमारे हाथ में आज ताकत है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम बदला लेने की प्रवृत्ति से शासन करें। जो गोरे लोगों ने अपनी ताकत के समय हम पर अत्याचार किया था उसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम वो याद रखेंगे तो शायद हम जो साउथ अफ्रीका का जो विजन बना रहे हैं भविष्य के लिए वो ना हो पाए। इसलिए उन्होंने अपील की अश्वेत लोगों से कि वो उन सारे शोषणों को भूल जाएं और नए एक मानवीय गरिमा के साथ, एक जो ह्यूमन डिग्निटी है उसके साथ नए साउथ अफ्रीका के निर्माण की बात करें। कितनी खूबसूरत चीज है, आप ये देखिए। और यही सारी चीजें हैं जो महान बनाती। इन्हीं सारी चीजों से लगता है कि इंसान होना वाकई बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। यही ऐसे ही लोग हमें इंसानियत पे भरोसा दिलाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें उनके पोस्टर्स वगैरह हैं। तो फिर बाद में ये बताते हैं कि 2 वर्षों की चर्चा की बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। ये भी एक अपने आप में एक फैक्ट है कि सबसे ज्यादा जो अधिकार नागरिकों को साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, दुनिया के अन्य किसी संविधान में इतना व्यापक अधिकार नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत चीज है। मतलब कि जब भी कोई पॉलिसीज बनेगी, कोई नीति बनेगी या न्याय की बात आएगी तो हम कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे। हमने ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस की है कि किस तरीके से प्रेजुडिस माइंड, एक स्टीरियोटाइप माइंड हमारे देश में इनइक्वालिटी पैदा करता है, हमारी सोसाइटी में असमानताएं पैदा करता है, वो नई तरीके की समस्याओं को जन्म देती। तो यहां ये कह रहे हैं, संविधान बनाते वक्त इन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि हम जब भी पॉलिसीज बनाएंगे, कोई निर्णय लेंगे, तो किसी भी तरीके की इनइक्वालिटीज को प्रेरित नहीं करेंगे, असमानता को बढ़ाने वाली किसी भी बात को प्रेरित नहीं करेंगे। ठीक है। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती। आप देखिए, ऐसा नहीं, हमारे संविधान में व्यवस्था की गई थी। आप जब देखेंगे, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और जब लोकसभा की संरचना पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे
जब अंग्रेज यहां से छोड़कर जाने लगे तो आजादी के बाद, तो भारत को छोड़ने का फैसला सभी अंग्रेजों के लिए इतना आसान नहीं था। ठीक है, बहुत सारे अंग्रेजों के लिए, बहुत सारे यूरोपियंस ऐसे थे जिनके लिए भारत अब उनका देश था। उनकी 2-3 पीढ़ियां यहीं रही, यहीं पैदा हुई, पली बढ़ी, यहीं उनकी मौतें हुई। तो भारत अब उनका भी देश था, यूरोप में अब उनका भी कुछ नहीं था। तो भारत को छोड़कर जाना उनके लिए आसान फैसला नहीं था। तो बहुत सारे अंग्रेजों ने भारत में रुकने का फैसला किया। बाद में हमारा संविधान बनता है और उसमें जो नागरिकता की शर्तें होती हैं वो रुके हुए सारे अंग्रेज, यूरोपियंस उसको पूरा करते हैं। तो हमारे संविधान के हिसाब से वो सारे अंग्रेज क्या हो गए, वो भारतीय नागरिक हो गए। अब थे अंग्रेज, हो गए भारतीय नागरिक। तो हमने उनको एक अलग स्टेटस ही दिया, साहब ये एंग्लो इंडियन होंगे। ठीक है, और फिर बाद में वो रुक तो गए, लेकिन मन में डर था कि भारतीय कहीं बदला लेने लगे, क्या करेंगे अब हम। तो अब कोई भी समुदाय अगर डरा हुआ है तो क्या वो विकास प्रक्रिया में भागीदारी लेगा? नहीं। तो हमने व्यवस्था की अपने संविधान में, हमारा संविधान प्रॉमिस करता है उन लोगों से कि आपको डरने की क्या जरूरत है, आप भारत के नागरिक हो, आप चुनाव लड़ो, लोकसभा में जाओ, देखो आपके खिलाफ कानून ना बने। हमने अपनी व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया उनको कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बाद में ये मतलब एक अंदेशा रखा गया, एक डाउट रखा गया कि साहब ठीक है आपने कह तो दिया चुनाव लड़ो, जीत के लोकसभा में आओ, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, उनको वोट कौन देगा? इतनी मुसीबत से अंग्रेजों से आजादी मिली, फिर अंग्रेज को ही वोट दे दे तो उनका चुनाव जीतना तो मुश्किल था। अच्छा, आप कहेंगे साहब उनके अपने लोग, अपनी कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे, ये भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि सारे लोग एक साथ एक जगह रहते नहीं थे। कोई शिमला में है, कोई मसूरी में, कोई दार्जिलिंग में, कोई कहीं, तो ये बिखरे हुए लोग थे, तो इनका चुनाव जीतना तो मुश्किल था। संविधान फिर भी व्यवस्था करता है कि ठीक है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जीत कर जाते हैं, भागीदारी करते हैं, अच्छी बात, लेकिन अगर आप चुनाव नहीं लड़ पाते हैं और राष्ट्रपति को यह लगता है कि इस एंग्लो इंडियन समुदाय का पार्टिसिपेशन, इनकी भागीदारी लोकसभा में नहीं है, तो किन्हीं 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था हमने की कि अगले 10 वर्षों तक यही व्यवस्था रहेगी और हर 10 साल के बाद उसको एक्सटेंड किए जाने का प्रावधान था। अभी 2019 में आकर इस प्रावधान को समाप्त किया गया है, क्योंकि अब इस तरीके का कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। अब वो एंग्लो इंडियन भी अब काले काले होने लगे, बढ़िया हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी सब बोल लेते हैं वो लोग, अब पूरी तरीके से वो भारतीय, अब कोई इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन रहा भी नहीं, वो अंतर खत्म हो गया। तो ये वही समानता, सबको समाहित करने की, सबको इन्वॉल्व करने की जो प्रवृत्ति हमारे संविधान में है, ऐसी ही कुछ बातें दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में भी की जा रही हैं। ठीक है, ओके, फिर क्या कहते हैं, नेशनल मंडेला के शब्दों में ही समझिए कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। कितनी खूबसूरत, हमारा भी संविधान करता है, हम समझेंगे इस बात को। अब देखिए, ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग, अपनी वाली बात थोड़ा हम लोग रखते हैं। जब दूसरे के संविधान के बारे में बात होती है तो अपना संविधान अपना थोड़ा सा एक हो जाता है कि यार हमारे संविधान में भी तो ऐसा है। तो ये कहते हैं, मंडेला साहब कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का। कितनी खूबसूरत चीज, वही यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है कि ठीक है कि हमने इस बात को अपना आजादी पाई है, लेकिन ये हमारा संविधान इस बात को डिक्लेयर करता है कि इस देश में रहने वाले सभी नागरिक इस देश के समान हिस्सेदार होंगे। हमारा संविधान भी ऐसी बातें करता है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, संविधान के बाकी प्रोविजंस पढ़ेंगे, तो आप इस बात पे आप और ज्यादा आपका विश्वास बनेगा। ओके, फिर यहां कुछ ये एक्सरसाइजेस हैं। अब आइए जो मेन मुद्दा है कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। ठीक है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, यहां इन्हीं की बात समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं, हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे।
यानी सोचिए, एक समय ऐसा था कि जब एक कम्युनिटी है वो शोषण कर रही थी, एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, और एक एक्सप्लॉयट हो रही थी जिसका शोषण हो रहा था। अब देश आजाद हुआ और जब संविधान बन रहा है तो दोनों के लिए समान हैसियत की बात, जो शोषण कर रहा था और जो जिसका शोषण हो रहा था, तो ये दोनों को एक साथ इन्वॉल्व करने की जो व्यवस्था है वो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई यंत्र ही कर सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी चीज है, बहुत खूबसूरत। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने जहन में बैठा लिया कीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी ये आपके यूपीएससी मेंस में एक बार पूछा गया है संविधान क्या है और इसके स्रोत क्या हैं, तो ये सारी बातें जब आप डालते हैं अपने आंसर्स में तो एकदम से छौंक लगता है, फ्लेवर ही चेंज हो जाता है आंसर्स का। तो ये सारी लाइनें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी पढ़ने का बेनिफिट भी यही है, इसी उद्देश्य से हम इसको पढ़ भी रहे। तो समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली इस बातचीत के बाद हुए दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुत से बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं लेने होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए श्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। बहुत खूबसूरती से बताया कि भाई अंग्रेजों को यह लग रहा था, जो पहले वहां थे, कि साहब हमारी प्रॉपर्टी वगैरह हमारा क्या होगा, और चूंकि जो ब्लैक लोग थे, अश्वेत लोग थे, उनकी मेजॉरिटी थी, अब शासन उनका था, तो इन दोनों को एक साथ एक ही देश में रहना है तो जाहिर है एक दूसरे पे भरोसा करना भी होगा। लेकिन एक डाउट था, एक संशय था कि चलो मान लो आज तो हम समझौता कर भी ले रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में भी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है, जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिख लिया जाए, लिखित पढ़त कर लिया जाए, जो हम लोग अक्सर जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन जिसको कहते हैं, तो लिखित पढ़त में ले लिया जाए जिसे सभी लोग उसे मानने पर बाध्य रहें। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होगा। इन्हीं लिखित नियमों को नागरिकों के अधिकार भी होंगे, पर यह नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। ये देखिए, ये लगभग सभी संविधानों के ऊपर ये बातें लागू होती हैं कि जब भी देश आजाद होता है तो उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। और भारत जैसे, भारत का भी एग्जाम्पल लेते चले क्योंकि उसी संदर्भ में आपको समझना है। कई बार एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के संविधान में सिमिलरिटीज बताइए, तो इसलिए भी ये सारे कंटेंट आपको बहुत मदद करते हैं कि चीजों को आप बहुत डिटेल में समझ पाएं। तो बहुत ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है, और इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। अब क्या है कि किसी भी देश में विभिन्नताओं वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग मान्यताओं के, विचारधाराओं के लोग, कोई संपन्न है, कोई संपन्न नहीं है। अब जबकि शासन व्यवस्था तय हो रही है तो ये बहुत जरूरी है कि हर चीज बात अगर जितनी लिखित रूप में होगी उतनी क्लैरिटी होगी कि भाई शासन कौन करेगा, शासक बनने का क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है, वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इनके शासन को भी कंट्रोल करेंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, ठीक है, शासकों के क्या अधिकार होंगे, उनके ऊपर लिमिटेशंस क्या होंगी, नागरिकों के ऊपर लिमिटेशंस क्या होंगी। ये सारी चीजें अगर लिखित हो जाएं तो व्यवस्था को चलाना बहुत आसान होता है। आप देखिए, जहां कहीं भी अगर आपके पास एकदम इंस्ट्रक्शंस रहते हैं तो आपके पास उतने ही कम डाउट्स रहते हैं, और जितने कम डाउट्स रहेंगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी। तो संविधान के जो उद्देश्य है कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी की जितनी भी विविधताएं, कितनी भी विभिन्नताएं हो, कितनी भी डिफरेंट इंटरेस्ट वाले लोग किसी देश में रहते हो, अगर समझौते के तहत इन सारी बातों को लिख लिया जाए और उस पर एक मत हो जाया जाए तो कितनी भी विभिन्नताओं का देश हो
उसको एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, खूबसूरती से चलाया जा सकता है। फिर आगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, दुनिया पे सभी देशों की बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। मतलब चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे ना हो, एक बेसिक रूल्स तो चाहिए ही। ये सवाल हमने पहले भी बात पूछी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे कि अ कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल? क्या बिना संविधान के कोई देश संभव है? नहीं, संविधान तो चाहिए। वो लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है, ठीक है, लेकिन संविधान तो चाहिए। वो चाहे जैसी भी शासन प्रणाली का देश हो, वहां राजतंत्र हो, डिक्टेटरशिप हो, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको चलाने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसके आधार पर आप चीजों को तय करेंगे। तो संविधान तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी, जैसे हमारा ये अपना ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये दीक्षांत ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता है। तो यहां हम सबके जो ड्यूटीज हैं, हमारे राइट्स हैं, वो सब वेल डिफाइंड है। मुझे पता है कि ये कंप्यूटर कौन मैनेज करेगा, उनको पता है कि क्लासेस कौन लेगा, किस विषय की क्लासेस कौन लेगा, क्या टाइमिंग होंगी। तो हर चीज, सबकी ड्यूटीज फिक्स है। एक हमारी बाउंड्रीज है कि कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो यहां चूंकि सब कुछ पहले से ही फिक्स है, तो ये सारी चीजें कर पाना बड़ा आसान होता है, कोई संघर्ष नहीं होता है, सब ऑटोमेटिक मोड में चलता रहता है। जो आते हैं अपना अपना काम करते हैं। ये कैसे संभव है? जब हर चीजें प्री डिफाइंड है, पहले से ही तय है। मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं कि मुझे अपने काम को कैसे करना है। तो ये सारी चीजों के लिए, हर ऐसे देश को चलाने के लिए अगर सबकी स्थिति को डिफाइंड कर दिया जाए एक तरीके से, तो वो बहुत मददगार होती। जरूर समझने की जरूरत है इसको। ओके, अब यहां संविधान, अब इसके बारे में थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता रहा है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा आप यहां से समझ सकते हैं। जब आप अपने यूपीएससी वगैरह की तैयारी में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन वहां जनरली नहीं मिलती, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट, अलग अलग आर्टिकल्स की बात शुरू कर देते हैं। वो अध्याय पहला ही पार्ट वो टेरिटरी की बात करेगा, फिर सिटीजनशिप, मौलिक अधिकारों, नीति निषेध तत्व, तो बड़े स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत टेक्निकल चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी जरूरी है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारे जवाब आपको ये एनसीईआरटी पढ़ने से मिल जाती है। बहुत जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। तो संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, ठीक है। सामूहिक, सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, कोई भी विश्वास रखने वाले हो, सभी को उस किताब पे विश्वास होना जरूरी है। तो संविधान सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है ये, ठीक है। सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहते हैं खासतौर पे, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, दो और चीजें, एक तो वो पूरे देश को चलाने की प्रक्रिया उसमें मेंशन होती है, दूसरी चीज ये दो नागरिकों के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कि दो नागरिकों के बीच में क्या संबंध होंगे और एक नागरिक और सरकार के बीच में क्या संबंध होंगे। ये रिलेशनशिप डिफाइन होना बहुत जरूरी है। यहीं से आपके अधिकार और आपकी सीमाएं, इन दोनों की ही बातें निकल कर आती हैं, जो हम सब के लिए सहूलियत पैदा करती है। तो बहुत बहुत ही जरूरी है कि आप इसको समझें। अच्छा, संविधान अनेक काम करता है, जिसमें से ये प्रमुख है। क्या क्या काम करता है आप देखिए पॉइंट्स, चूंकि यूपीएससी में इसमें अब बहुत शॉर्ट नोट्स में आते हैं, आपको कम शब्दों में लिखना होता है, तो इस तरीके की जानकारी आपको बिल्कुल कंक्रीट इंफॉर्मेशन देती है। बहुत जरूरी है कि आप इससे गो थ्रू हो। ये कहता है, पहला फायदा क्या है कि पहला, ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। अब देश में सभी लोग अगर उस कानून को, किसी सुप्रीम लॉ को मानते हैं, तो जाहिर है तभी संभव है जब वो लोग एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हो। इतना ही नहीं, दूसरी बात ये कहता है, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। मतलब कैसे बनेगी गवर्नमेंट, फॉर्म कैसे होगी, उसका गठन कैसे होगा, कौन कौन से वो तत्व हैं जो सरकार बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और उसके डिसीजन लेने के क्या पैरामीटर्स होंगे, वो क्या फ्रेमिंग होगा जिसके आधार पर कोई सरकार निर्णय लेती है, ये संविधान तय करता है। और क्या फायदा है,
ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। ये एक तो ये बताता है सरकार है वो काम कैसे करेगी, जाहिर काम करने के लिए उसको अथॉरिटीज चाहिए, उसके अधिकार होने चाहिए, लेकिन वो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होंगे, उस पर रिस्ट्रिक्शन होंगे और वो प्रतिबंध क्या होंगे ये भी डिफाइन करता है संविधान। और वो प्रतिबंध अक्सर ज्यादातर आप देखेंगे वो नागरिकों के अधिकारों के रूप में होता है। ये दोनों एक चेक बैलेंस के रूप में काम करते हैं। जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो इस पर और ज्यादा जोर देंगे कि आर फंडामेंटल राइट इज गिवन अस अगेंस्ट द स्टेट। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध मिले हुए। तो व्हाट इट मीन कि वो राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ये काम कर सकता है, वो सरकारों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या करके। बहुत खूबसूरत चीज है ये। और क्या है, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की जो डिजायर्स हैं, जो विशेस हैं कि व्हाट दे वांट टू बी, आप क्या होना चाहते हैं। आप एक अफसर बनना चाहते हैं तो आपके पास अफसर बनने के मौके भी होने चाहिए। तो एक ऐसी व्यवस्था है होनी चाहिए जहां आप अपनी संभावनाओं को अभिव्यक्त कर पाए, यानी आप जो हो सकते हैं वो होने के मौके होने चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा ही संभव है कि अगर कोई चाय बेचने वाला भी, उसके पास ये पर्याप्त मौके हों कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। आप सोचिए कलाम साहब जब रामेश्वरम में पेपर फेंक रहे होंगे, उस एट दैट पॉइंट ऑफ मूवमेंट क्या उन्होंने फैसला वो सोच पाते होंगे कभी कि मैं एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा, भारत रत्न मिलेगा मुझे, तो पूरा देश गर्व करेगा। यह संभावना हमारा संविधान पैदा करता है कि छोटे से जगह का एक छोटा सा व्यक्ति, भले ही वो बहुत संपन्न नहीं है, बहुत समर्थ नहीं है, बहुत उसके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन वो सर्वोच्च पद तक जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी कैसे संभव है? वो तभी संभव है जब एक पूरी व्यवस्था से काम होता रहे, और ये व्यवस्था हमको हमारा संविधान देता है। बहुत महत्वपूर्ण। ओके, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये जरूरी नहीं। हमने अभी बात समझी कि देश के लिए संविधान होना जरूरी है, तो जरूरी नहीं कि जिस देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही हो, ठीक है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी। बहुत बढ़िया बात है कि ये जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कि सभी जहां संविधान है वो सारे देश लोकतांत्रिक हों, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कि लोकतांत्रिक देश और संविधान नहीं, क्योंकि लोकतंत्र बनेगा ही प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। पहले से ही एक समझौते के तौर पर वो समझौता, वो प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इसलिए संविधान की जरूरत है। ओके, ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। लेकिन सर आप ब्रिटेन वगैरह देखेंगे, यहां ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि उनकी ट्रेडिशन, परंपराओं पर आधारित है। अच्छा, ब्रिटेन जैसे देश के लिए थोड़ा सा पॉसिबल भी है कि वहां उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है और छोटा सा देश था, सीमित जनसंख्या थी, तो अपनी ट्रेडिशन के अनुसार उन्होंने चला लिया। लेकिन भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश, एक तो क्षेत्र बहुत बड़ा, विभिन्नताओं से भरा हुआ, तो हर चीज पहले से लिख ली जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव थे खास तौर पर, तो उन लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था फिर वो लिखित संविधान हो जाता है। तो ये कहता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान, मतलब लगभग ये 19वीं शताब्दी का ये चलन है। अगर आप देखेंगे, अब ये भारतीय संविधान का निर्माण, आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कि भारतीय संविधान के निर्माण की क्या विशेषताएं हैं। यहां दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। ऑब्वियसली आप पूरा नेशनल मूवमेंट आप पढ़ते हैं और कितने उतार चढ़ाव से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन गुजरा है, ये सब हिस्ट्री के दौरान आप सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था, जाहिर है। अच्छा, भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए, ठीक है, कि हम गुलाम पिछले 200 सालों से लगातार गुलाम थे और अब हमको एक स्टेटस मिल रहा था कि अब वी विल कंसीडर्ड एज अ सिटीजन, नागरिक की हैसियत मिलने वाली थी हमें।
देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। जाहिर सी बात कि हमें जो आजादी मिली थी वो भी बड़े खुशनुमा माहौल में नहीं मिली थी। बंटवारे की विभीषिका के साथ एक तरीके का कर्स श्राप था बंटवारा हमारे लिए। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोग, हमारे संसाधनों का मतलब उसका नुकसान हुआ, हमारे लोगों का जन क्षति हुई, लोग मारे गए। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक दुर्भाग्य के साथ हमको हमारा सौभाग्य मिला। आजादी तो मिली जो एक लंबे संघर्ष के बाद, लेकिन इस बंटवारे के दंश के साथ हमको वो सारा कुछ मिला। तो जाहिर है वो बहुत दहलाने वाला अनुभव था। और इस परिस्थिति में हम संविधान बनाते, ये बड़ी खूबसूरत चीज है। आप देखिए ये बहुत ही रेयर है कि जिन परिस्थितियों में हमारा संविधान लिखा जा रहा था, सोचिए जिस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, बाहर दंगे फसाद हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, ठीक है, बाहर मतलब अव्यवस्था थी, और उस वक्त वो बैठ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, भविष्य के लिए दिशा निर्देश तय कर रहे थे। कितनी जिम्मेदारी का काम होगा सोचिए। रोज अखबार पढ़ते होंगे, रोज टीवी न्यूज, बाहर निकलते होंगे, माहौल कैसा होता होगा, और फिर आके एक जिम्मेदारी का काम। ऐसी परिस्थिति में ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। दूसरे किसी देश के साथ तुलना कीजिए तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरे देशों ने चीजें संघर्ष खत्म करके फिर बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ज्यादातर जगहों पर, लेकिन हमारे यहां संघर्ष के दौरान मतलब एक देश की आजादी मिलने की खुशी थी, साथ ही साथ हम बंटवारे की विभीषिका झेल रहे थे, और वो बहुत ज्यादा, अभी हमको पता ही नहीं था कि क्या स्वरूप होगा हमारे देश में। उस वक्त अलग से देसी रियासतें थी, कौन हिंदुस्तान में, कौन पाकिस्तान में, लोग कैसे होंगे। लोग अभी मतलब वो जिस तरीके से बंटवारे ने हमारे मनोभाव को बदल दिया था, तो सोचिए उसके बावजूद भी ये भविष्य तय कर रहे हैं, लोगों के अधिकार सोच रहे हैं, राज्यों के कर्तव्य सोच रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद उनकी सारी प्रोसेसिंग लिख रहे हैं। ये कितनी जिम्मेदारी का काम होगा। हम सबको प्रणाम करना चाहिए उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। हमारा बहुत जरूरी है कि हम सब नागरिक श्रद्धा से उनको देखें। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऐसे माहौल में इस तरीके का आईन, इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। हेड्स ऑफ देम, मतलब जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ओके, फिर ये कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के मेंबर थे, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ते रहिए। अब ये चीजें क्या कह रहा है, विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे, और ये प्रक्रिया भी चल ही रही थी। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देशी रियासतों, अभी मैंने आपको बताया कि देशी रियासतों के शासकों को यह आजादी देती थी कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में, जिसमें इच्छा उसमें जाके वो मिल जाए। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था, पता ही नहीं था कौन किस में मिलेगा। ठीक है, जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं था जैसे आज तो हम एज्यूम भी कर सकते हैं कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा। तमाम सारी चीजें हमारे हाथ में, क्योंकि बड़ी सारी जगहों पे तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी एक स्थिरता है। जैसे आप अपनी जिंदगी में ही का एग्जाम्पल लीजिए कि आप सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ चुनौतियां होंगी, कभी आर्थिक, कुछ सामाजिक, कुछ अलग अलग पारिवारिक, तो सबके जीवन में कुछ न कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी हम अपना भविष्य प्लान कर पा रहे हैं। आप अफसर बनने के बारे में सोच पा रहे हैं, कुछ कुछ योजनाएं हैं। हम सभी के अपने जीवन में कुछ न कुछ योजनाएं हैं। वो योजनाएं बनाने का आधार क्या है? क्योंकि हमको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिला है। देश में चुनौतियां हैं, इस बात से हमको इनकार नहीं, लेकिन वो ये कहीं ना कहीं ये भावना, आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको करप्शन, देश के करप्शन से आप अवेयर नहीं। रोजाना अलग अलग न्यूज सुनते हैं जो बहुत मनोबल गिराता भी। देखिए बच्चों पर पटना में लाठी चार्ज हो गया, वो कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे थे, वो जेन्युइन बात कर रहे थे कि उनको नौकरियों की व्यवस्था है, जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो रेगुलर हो जाएं, वो परीक्षा नहीं ठीक से करा पा रहे हैं, और एक जेन्युइन डिमांड के आधार पर सरकार ने लाठी चार्ज करा दिया। ये सब बहुत दिल दुखाने वाली न्यूज है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं आप सुनते हैं लगातार, हतोत्साहित करने वाले, आपके मॉरल को डिस्टर्ब करने वाले न्यूज आप सुनते हैं, बावजूद आप इस वक्त बैठ के ये क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई इंटरनेटमेंट क्लासेस नहीं है। ठीक है, आप तमाम सारे, आपके एक क्लिक पे कपिल शर्मा भी आ सकते हैं, कुछ और जो आप देखना चाहें वो आपके इसी चैनल पे आ जाएगा, लेकिन आप बैठ के हमारे साथ ही एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इन सारे टेक्निकल चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और आप अपने आप को इस व्यवस्था में स्थापित करने की विचार रखते हैं। एक होप है आपके अंदर। ये जो होप है ना,
ये बड़ी, मतलब ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, मेरा दिल भर जाता है जब मैं आपके इस वाले तरीके, कितने चीजों के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद, रोज देखते समझते के बावजूद आपके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यार हम सिलेक्शन तो ले ही लेंगे, अगर ये तैयार हो जाए, ये इतना पढ़ लें, ये इतना कंटेंट तैयार हो जाए तो सिलेक्शन तो हमारा हो ही जाएगा। आप जब अपने सिलेक्शन के बारे में प्लान करते हैं तो आप चुनौतियों को माइनस कर देते हैं कि नहीं, देश में करप्शन भी है, ये भी देख, छोड़ो, आपको अपनी प्रतिभा पर विश्वास होता है। ये इतनी खूबसूरत चीज है, मैं आप सबको कहूंगा ये हमेशा बनाए रखिएगा अपने अंदर। और यही विश्वास जब आपको एक नागरिक की हैसियत से होता है तो वो देश की उन्नति के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, तमाम सारी चुनौतियों के बावजूद हम देश को एक अलग लेवल पर लेकर जाते हैं, हम ले आए हैं। ठीक है, तमाम चुनौतियों से निकलकर हम ये ले आए हैं, न केवल हम, दुनिया भर के तमाम सारे देशों ने ऐसा किया है। तो ये सारी चीजें जरूर है, ये होप जो है, जो हमारा विश्वास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हमको अपना भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको उसमें बहुत मदद करता है। ठीक है, ओके। अब संविधान के निर्माण का रास्ता अभी क्या कहता है कि सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके से संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति इस वक्त भारत में नहीं थी। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसी वक्त बैठ के सारे जो ब्लैक और व्हाइट थे, ये सारे लोग बैठ के जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बैठ के समझौता कर लिया। उनके लिए फिर भी कंपैरेटिवली इजी था, हमारे लिए इतना इजी नहीं था। और जिन परिस्थितियों में संविधान बन रहा था, अच्छा हमारा संविधान ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ हो गया फिर हमने सोचना शुरू कर दिया। संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया थी, और वो पहले जब आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त हम इसको बहुत डिटेल में इसको हम समझेंगे कि क्या प्रक्रिया थी, कौन कौन से एक्ट कैसे कैसे मदद किया हमको। तो ये व्यवस्था थी, एक प्रक्रिया के माध्यम से हमारा संविधान का निर्माण हुआ। यही बात ये कह रहा है, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। हम ऐसा नहीं था कि केवल विदेशी रूलर से लड़ रहे थे, यह केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन था। बहुत ही खूबसूरत चीज, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है? कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज है। ये आप देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन का क्या क्या प्रासंगिकता, उसका कॉन्टेस्ट क्या है, किन संदर्भों में हमको राष्ट्रीय आंदोलन को समझने की जरूरत है। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन केवल ऐसा नहीं था कि हमको अंग्रेजों से आजादी के लिए हम लड़ रहे थे, हम इस बात के लिए भी लड़ रहे थे कि अपने समाज को फिर से जगाएं। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, अपने अंधविश्वासों से उभर पाए हम, और नए सिरे से देश को, अपने समाज को गढ़ने का प्रयास करें। राष्ट्रीय आंदोलन साइमल्टेनियसली ये प्रयास भी कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। अलग अलग लोग अलग अलग आइडियोलॉजी की बात करते थे। ऐसे कुछ मतभेद जब अभी तक बने हुए, जाहिर सी बात अभी तक बने। कोई गोडसे की पूजा करता है, कोई गांधी की, कोई किसी की। आप देखिए, आप सब इसके गवाह हैं। ऐसे कुछ मतभेद अभी तक भी बने हुए, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोग सहमति कायम हो चुकी थी। तो कुछ, चूंकि वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, तो कुछ राय में विभिन्नताएं तो बड़ी ऑब्वियस है, वो बनी रही। लेकिन बहुत सारी बातें थी जिसमें हमारी सहमति भी बनी, जिसने हमारे संविधान को जन्म दिया। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, आप जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे जब साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन आया, उसका बड़ा विरोध हुआ हमारे देश में। आप सब जानते हैं, लाला लाजपत राय को उसी आंदोलन में हुए लाठीचार्ज के दौरान शहादत मिली। तो वो एक अलग कहानी है, आप सब राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं। तो साइमन कमीशन का जब लगातार विरोध हो रहा था, तो साइमन कमीशन ने एक चैलेंज दिया कि तुम भारतीयों को क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इट्स अ जोक, ये मजाक है, कोई भी बना लेगा? और क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि आप अपने लिए एक संविधान बना पाओ? ये चैलेंज था हमारी व्यवस्था पर, हमारे लोगों पर।
मोतीलाल नेहरू जी ने, आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, बहुत रिनाउंड एडवोकेट थे, बहुत बड़े, मतलब ब्रिटेन में भी अगर किसी को मुकदमा लड़ना होता था तो वो कोशिश करते थे कि उनके वकील मोतीलाल नेहरू हो, बड़े महंगे वकील हुआ करते थे, ब्रिटेन में भी नामी गिरामी वकीलों में से एक थे। तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 1928 में अपना एक खाका बना के कि ये चीजें होनी चाहिए, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से आप जानते हैं, तो वो 1928 में उन्होंने दिया। तो वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा एक फ्रेम था, उसकी आप देखिए मौलिक अधिकारों वगैरह की बात की जाती थी उसमें, तो ये सारा एक फ्रेम उन्होंने दिया। फिर 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। ठीक है, ये सब भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। यानी जब अभी हमको आजादी नहीं मिली थी तब भी हम किस बात पर फोकस कर रहे थे कि सार्वभौम मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होगा, जो भी अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, जो भी वयस्क है वो मत देने का अधिकार होगा, बिना इस बात का भेदभाव के कि स्त्री है कि पुरुष है, अमीर है कि गरीब है, किस जाति धर्म का है, वयस्क है, मताधिकार देने का अधिकार होगा, स्वतंत्रता होगी और समानता होगी। ठीक है, यानी हम फ्रीडम और इक्वालिटी की बात तभी से कह रहे थे और इस बात का भी ख्याल रख रहे थे कि जो भी कम्युनिटी माइनॉरिटी होगी, जो भी समुदाय अल्पसंख्यक होगा, उसके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। सोचिए, ये भावना हमारी तब थी जब हमको अभी आजादी नहीं थी मिली थी, हमारे ऊपर दूसरे देश के हुक्मरानों की हुकूमत थी। ठीक है, इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं में सहमति थी। देखिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो फीचर, वो की एलिमेंट्स क्या थे जिसपे सभी लोग एक मत थे, समानता, स्वतंत्रता, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट, ठीक है, वयस्क मताधिकार, ये वो पॉइंट है। ये जनरली आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई के दौरान इन सारी चीजों को आप पॉइंट आउट नहीं कर पाते, लेकिन ये सारी, ये 8वीं 9वीं क्लास की किताब आपके उस आईएएस के क्वेश्चन को लिखने में बहुत मदद करती है। जरूर इसको ध्यान से समझते रहिए। ओके, औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप तय करने में मदद मिली। यानी पहले हमने उनके फीडबैक, जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, जो औपनिवेशिक शासन था, उसके भी कुछ प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, उसको भी हमने फाइंड आउट किया, क्या हमारे लिए जरूरी, क्या नुकसानदायक, इन सारी चीजों को हमने बाकायदा एनालाइज किया और फिर कंपेयर किया कि भाई जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजों को रखेंगे, क्या क्या चीजें हटाएंगे। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वो बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इसमें बनी सरकारें पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं थी। जाहिर है, जब सबको वोट का अधिकार नहीं है तो उसको लोकतंत्र आप कैसे कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां थी। जब हमने अपना संविधान बनाया तो इन सारी चीजों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, यहां इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, आप देखेंगे कि हमारा अधिकतर संविधान, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, इंडिया रूलिंग एक्ट 1935, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, वो उसमें जितने भी प्रावधान थे उसमें से मैक्सिमम भाग हमारे आज के भी संविधान में एज इट इज इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम उनके महत्व को समझते थे। अच्छा, आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कई सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारा संविधान तो अलग अलग संविधानों का पैबंद है, कुछ यहां से ले लिया, कुछ यहां से ले लिया, हमारी अपनी योग्यता नहीं। ये गलत बात है। ये हमारी ही योग्यता थी कि हम अपनी जरूरतों को बेहतर समझते थे और हम ये समझ पाते थे कि कहां की चीजें। अब देखिए, जिन दिनों ये सारे देश उन्नति कर रहे थे, नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे थे, हम उन दिनों गुलाम थे।
हमारे ही संसाधनों का इस्तेमाल करके यूरोप के देशों ने उनके यहाँ तमाम सारी उपलब्धियां आई, तो हमारा निश्चित रूप से कंट्रीब्यूशन था उसमें। और जब उपलब्धि बाकी के देश कर रहे थे, हम पैरों तले रौंदे जा रहे थे, तो जाहिर है कि हमारे पास उपलब्धियां नहीं आई। लेकिन जब हमको मौका मिला तो कई सारी चीजें लोग कर चुके थे। तो ये हमारी ही समझ थी कि हमने उस पर एक्सपेरिमेंट करने में समय नहीं अपनाया। जो अचीवमेंट की जा चुकी थी, हमको लगा ये हमारी व्यवस्था के अनुरूप, हमने स्वीकार करने में बिल्कुल देर नहीं की कि अगर फ्रांसीसी क्रांति इस बात की बात करती है, बंधुता की बात करती है, समानता की बात करती है, हमने कहा एकदम बड़ी अच्छी बात है, हमको भी करनी चाहिए। हमने ये सीखने में गुरेज नहीं किया। अगर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली लगता नहीं हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर है, हमने उसको अपनाने में बिल्कुल विलंब नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप जिद लेके बैठ जाइए कि नहीं, मैं खुद जिस दिन बल्ब का आविष्कार करूंगा उस दिन ही हमारे घर में ये लाइट जलेगी। ये तो बेवकूफी की बात है। ठीक है, यहां अरे भाई किसी ने आविष्कार कर दिया, खरीद के लाओ, लगा लो, उसके प्रकाश में आप बाकी उपलब्धियां हासिल करो। तो जो उपलब्धियां बाकी लोगों ने कर रखी थी, उन उपलब्धियों पे हमने एक्सपेरिमेंट करने में समय नहीं गवाया। ये हमारी समझदारी थी। हम अपनी जरूरतों को बेहतर समझते थे, हमने इमीडिएट वहां से प्रभावित होकर और अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको ढाल दिया। तो ठीक है, ये पाबंद है, कई सारे लोग जो कहते हैं, लेकिन ये पाबंद अच्छे हैं, खूबसूरत है, ठीक है, और हमारी संविधाओं के अनुसार है, अनुरूप है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। हमारे अनेक नेता, क्या कहते हैं, रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की संकल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन चीजों को ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कपड़े खरीदने जाइए, किसी मॉडल को आप कपड़े पहने हुआ देखते हैं तो उसके ऊपर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर आप देखते हैं यार मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा, मेरी तो टमी निकली हुई है, ठीक है, या वो बड़ा फिट है, मैं बड़ा दुबला पतला हूं। तो हम अपने आप को टेलर्ड फिट चीजों पर हम फोकस करते हैं। तो किसी दूसरे पर वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जरूरी नहीं वो हमारे ऊपर भी बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो इस बात की समझ होना, इस बात की जागरूकता होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि आप दूसरे का देख के एज इट इज नहीं कि कॉपी कर लिया, शाहरुख खान ने जैसा पहना वैसा आपने पहन लिया, ठीक है, तो आप शाहरुख खान जैसे ही लगोगे, ये जरूरी नहीं है। आपका अपना अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, अलग जरूरतें हैं आपकी, तो आपको अपने बॉडी टाइप के कपड़े जो आपके शरीर पर खिले, तो उसके हिसाब से चीजों, ये इस बात की जागरूकता बहुत जरूरी है। तो हम दूसरे के संविधान में, दूसरे के देशों में हुई उपलब्धियों से हम प्रभावित तो होते थे कि यार ये तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट कर ली इन्होंने, लेकिन ये हमारी अपनी समझ थी कि क्या वो एज इट इज हम ले लेंगे, नहीं, हमको थोड़ा सा टेलर्ड, इसमें टेलर्ड फिट बनाना पड़ेगा। हमारी ये चीजें तो उसमें से ये काट दो, ये चीजें जोड़ दो, और बाकी ये हमारे संविधान, हमारे देश के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए बहुत खूबसूरत है। तो बहुत बहुत ही ज्यादा हमको धन्यवाद देना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इस बात के लिए, ठीक है। ओके, फिर यहां फिर अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के कुछ मेंबर्स हैं, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े जिम्मेदार लोग भी हैं, जरूर इन लोगों के बारे में आपको जानना चाहिए। अब आइए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर लेते हैं, संविधान सभा के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, हु वर दे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यहां आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियां मिलेंगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहा गया। यानी कि ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप जिसको ये डिसाइड किया गया था कि भाई ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस, पूरे देश के लिए संविधान बनाने के लिए ये वो लोग जिम्मेदार होंगे। तो उन लोगों के ग्रुप को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया, संविधान सभा कहा गया। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946, अब ये छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसे तत्काल बाद देश के दो हिस्सों, इसके तुरंत बाद सोचिए संविधान सभा की बैठक शुरू हो गई थी और फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है। यहां भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कई सारे पीसेस एग्जाम में पूछ चुका है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी शुरुआत में, उसमें 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया,
ठीक है, इसी दिन हमने अपना संविधान बना के तैयार कर लिया, लागू किया 26 जनवरी 1950 को, कल वाले दिन इसको लागू किया। बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं आज भी, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और कल का दिन 26 जनवरी जिस दिन ये लागू हुआ, उस दिन को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन की याद हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा, भारतीय संविधान लिखने वाले, संविधान में वही चीज बताया मैंने यहां कि अच्छा, इस सभा द्वारा 50 साल से भी इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, ये अपने समय की व्यापक सहमतियों को। बहुत खूबसूरत चीज आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हीं के विचार, उन्हीं की सोच का की अभिव्यक्ति हमारा संविधान है। हमारा जो आज का संविधान है उस वक्त की परिस्थितियों का भी परिणाम है, और लगातार उन परिस्थितियों और उससे बनी हुई अपेक्षाओं का परिणाम है कि एक तो एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में आप एक किसी परिस्थिति में हैं। आज मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप सोचते होंगे मैं धनवान हो जाऊं, ठीक है, आप जो चीज आपके पास कमी रहती है आप उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सोचते हैं कि अगर धनवान हो जाऊंगा तो करूंगा क्या, ठीक है, उसके बारे में भी पूरा विचार होता है आपके पास। वैसे ही हमने जिन चीजों के लिए संघर्ष किया, यानी जो परिस्थितियां थी उसने हमको प्रेरित भी किया, साथ ही साथ हमारी कुछ आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, ठीक, उसका भी ध्यान रखना था। तो हमने उद्देश्यों को निर्धारित किया था इसको। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। ये भी बड़ी चीज है, कई सारे देश में कई बार संविधान लिखा गया। हमारे देश में देखिए बस संशोधनों से हम उसमें मूल चीजों में सब एकमत थे, हमेशा से, अभी भी है। कई देशों पर कोई भी उस पर आचरण क्या कहते हैं, कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता, ठीक है। इसी को आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो संविधान में लिखी गई बात में उसका अनुसार काम भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे देश हैं जहां ऐसा नहीं होता। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, संविधान के प्रोविजंस पे सवाल उठाए गए, जैसे पंथनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिया गया, अक्सर डिस्कशन में आता है आपके। तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि नहीं साहब ये जोड़ा जाना बहुत जरूरी था, इसके ये कॉन्टेस्ट है इसलिए जोड़ा गया। कुछ लोग कहें नहीं साहब ये गैर जरूरी, इसके जोड़ने के बाद ही दिक्कत शुरू हो गई। तो इन सारी चीजों पे डिस्कशन जरूर है, लेकिन कोई भी कम्युनिटी आज तक ये नहीं कहा कि हम फिर से संविधान लिखेंगे, ठीक, ये कोई नहीं कह रहा है। संविधान में जो लिखा हुआ है वो चीज उसमें चीजें पे मत बताओ था, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आप में से किसी को लगे कि नहीं ये वाली जो आपने बात बताई इसका ये उदाहरण ज्यादा अच्छा है, तो आपकी अपनी राय हो सकती है, स्वागत है उसका। लेकिन ये उतनी अच्छी बात है कि आप में से कोई ये नहीं कह रहा कि आप हटो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो आप मुझे स्वीकार भी कर रहे हो। तो हो सकता है मेरी कुछ कुछ बातों से आपका, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, ये ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मुझे रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा कोई। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए कई सारे प्रावधान है, उस पर कई सारे समुदायों का अपना मतभेद है, ठीक है। तमाम सारे डिस्कशन आप कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान पढ़ेंगे भी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कोई कहता होनी चाहिए, कोई कहता नहीं होनी चाहिए, पंथनिरपेक्षता होना चाहिए नहीं, तमाम सारे मुद्दे हैं। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं ये संविधान को खारिज करो, हम लिखेंगे संविधान। ये बड़ी खूबसूरत चीज और बड़ी यूनिक चीज है हमारे संविधान में, जिसको हम सबको इसका आदर करने की आवश्यकता है। फिर ये यहां फिर कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के मेंबर हैं, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव देश के लोग, अच्छा ये संविधान सभा के ऊपर बड़ा आरोप लगता है कि जो संविधान सभा के लोग थे वो देश के प्रत्यक्ष चुनाव से चुने हुए लोग नहीं थे। तो आप देखिए उस वक्त का जो व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उस व्यवस्था में ये संभव भी नहीं था। लेकिन ये बहुत मतलब गैर वाजिब आधार है, क्योंकि बाद में जब 1951 में चुनाव हुए तो उन सारे लोगों को जनता ने अपने प्रतिनिधियों को रूप में चुना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और उन्होंने चुनाव लड़ा।
यानी इस बात ने प्रूव कर दिया कि वो जनता के प्रतिनिधि थे। यानी सोचिए, हमारे संविधान सभा बनाते हुए जब सदस्यों का चुनाव किया गया, कितनी जिम्मेदारी रखी गई थी कि ठीक है, उस वक्त डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा वो नहीं आए थे, लेकिन जब डायरेक्ट इलेक्शंस का मौका मिला तो जनता ने उन्हीं लोगों को मौका दिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इससे ये बात तो प्रूव हो जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो वाकई रिप्रेजेंटेटिव थे इस देश की जनता के। ओके, फिर यहां आगे, सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। ये हमने इस बात का भी ख्याल रखा। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप कुछ इसी तरीके का होता। ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा मौका मिल पाता, जो कि मिल नहीं पाया कि डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा जाया जाए, तो अगर डायरेक्ट इलेक्शन भी होता तो भी यही सिस्टम, यही स्ट्रक्चर बना होता। ठीक है। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। इस सब बात के लिए हमको, मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को प्रणाम करने की आवश्यकता है। हमको अपना सर झुकाना चाहिए उनके सामने कि वाकई जिस तरीके से उन्होंने संविधान बनाया वो बड़ा पवित्रता का ख्याल रखा, एक प्योरिटी का ख्याल रखा, एक होलीनेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए उसको मेंटेन करने का प्रयास किया। और जो उसकी लेजिटिमेसी है कि सभी लोग माने भी उस बात, उसकी जो वैधता थी, इतनी खूबसूरती से हमारा संविधान गढ़ा गया कि उसकी वैधता पर भी किसी ने एतराज नहीं किया। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, तो फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। देखिए कितनी बहस के बावजूद एक चीज फाइनल हुई। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। आप कभी अगर आपको फुर्सत मिले तो लोकसभा की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हैं, बाकायदा तारीख दिन के आधार पे कि किसने क्या क्या बोला। बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। कई सारी चीजें आपको वहां से क्लियर होंगी। तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। ये पब्लिक डोमेन पे है, आप चाहेंगे भी तो पढ़ लेंगे कभी। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग होता है। ठीक है। अब आइए भारतीय संविधान के बुनियादी मूल, जो की पॉइंट्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो तथ्य हैं, वो क्या हैं। ये कहता है इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। हम अभी यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फिलॉसफी बिहाइंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो कौन से दर्शन है, वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिसको आधार बनाकर हमारा संविधान लिखा गया। ये काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना ही उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है वो क्या है, इसको समझने का 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स, असेंबलीज के मेंबर्स थे, जो हमारे नेताजी लोग हैं, वो लोग जो कहते हैं उनकी बातों को समझें। या दूसरा तरीका है कि संविधान के उद्देश्य क्या है, उसकी फिलॉसफी संविधान में ही लिखा हुआ है। हमारी प्रस्तावना बड़ी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन करती है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। यहां सपने और वायदे, कुछ प्रोमिसेस, कुछ ड्रीम्स, वो क्या थी। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी होगी, यानी हमारे महात्मा गांधी जी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। बहुत खूबसूरत ये कोट, बहुत जरूरी है जिसको आप समझें।
गांधी जी कहते हैं कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी सहभागिता, उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदायों के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब, नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। और आप देखिए, इसमें से ज्यादातर बातें हमारे संविधान में है, कुछ मौलिक अधिकारों के रूप में, कुछ नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। ये सब हमारे संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है, फिर यहां कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके बारे में बात है। फिर आइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या भाषण दिया उसको समझते हैं। जब 14 अगस्त को हमारा देश, आपको मालूम है 14 अगस्त को फाइनलाइज किया गया था कि दोनों देश, भारत पाकिस्तान, अलग अलग मुल्क होंगे, लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्यों की एडवाइस है कि नहीं, इसको 12 बजे के बाद अगर हम इस पे कागज पे दस्तखत करें तो वो ज्यादा शुभ मुहूर्त है। इसलिए हमारे देश की आजादी को 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। तो उस वक्त आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश को संबोधित किया। ठीक है, और बड़ा अच्छा भाषण है, जरूर आप इसको एक बार पढ़िएगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत चीजें हैं। वो नेहरू जी का जो भाषण है, डेस्टिनी के नाम, जरूर आपको पढ़ना चाहिए। ये कुछ कमाल के भाषणों में से एक है। तो यहां आइए, संविधान का दर्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। यानी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उनको उस कसौटी पे कसा गया जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। लगातार हम संघर्ष किया हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने क्या कहते हैं, मतलब ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना है। हमने अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक शब्द को के मतलब को समझें। ठीक है, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पूरे संविधान के दर्शन को इस प्रस्तावना से समझ सकते हैं। यहां हमारी प्रस्तावना है, ये थोड़ा सा शायद आपको ये ठीक से दिख नहीं रहा, ये मुझे ही ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आपको बहुत मदद मिलेगी चीजों को समझने में। हमारे संविधान की उद्देशिका वो क्या कहती है कि हम भारत के लोग, यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए बहुत डिटेल में समझते हैं। ये हम भारत के लोग, यहां किसी ईश्वर के नाम पे समर्पित नहीं किया गया। ठीक है, कि हम अपना संविधान इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम, हम भारत के लोगों ने ही डिसाइड किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जब हम ये कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब हम सब, चाहे आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, आप स्त्री हो पुरुष हो, कमजोर हो ताकतवर हो, अमीर हो गरीब हो, ठीक है, हम सभी इस देश के नागरिक होने के नाते ये हैसियत रखते हैं। तो हम भारत के लोग क्या संकल्प ले रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? भारत को एक प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन स्टेट, वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। हम ही ये तय करेंगे कि हमको क्या करना है, हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का मतलब एक ऐसा व्यवस्था जहां संसाधनों पर सभी का हक होगा, सबके लिए समान अवसर होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सभी के लिए। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, राज्य सभी धर्मों को समभाव से देखेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रिलीजन। लोकतंत्रात्मक, जहां हम अपना जनता खुद के ऊपर शासन करेगी, खुद की सहभागिता से शासन बनेगा, हमने लोकतंत्र को समझा है। गणराज्य मतलब कि हम अपना राजा खुद चुनेंगे, हमारे मुखिया कौन होगा, वी विल डिसाइड, ठीक है, हम ही ये तय करेंगे कि हमारा मुखिया कौन होगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, अब ये उद्देश्य हो गया कि उद्देश्य क्या होगा, हम न्याय देंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इतना ही नहीं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, हम उन सभी व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने वाली इस एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित करते हैं, सेल्फ डेडिकेट कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत चीज है ये आत्मार्पित। हमने, भारत के लोगों ने अपना संविधान खुद को ही सौंप लिया। ये भी सवाल पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में कि भारत की जनता ने भारत का संविधान किसको सौंप दिया? खुद को। हमने सेल्फ डेडिकेट किया, खुद को ही समर्पित कर लिया। ठीक है, ओके। संस्थाओं का असल स्वरूप संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं, जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है, एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज। कहने का मतलब जो उद्देशिका आपने अभी अभी पढ़ी, संविधान में लिखी गई सभी बातें इन उद्देश्यों को, इस नेचर को, जो नेचर ऑफ स्टेट है, इन सबको परिलक्षित करता है, इन्हीं को अभिव्यक्त करता है। तो हमारा पूरा संविधान उन्हीं सारी बातों पर निर्धारित है जो उद्देशिका में कही गई हैं। ठीक है, अच्छा। लेकिन फिर बाद में ये कहता है कि क्या कहते हैं कि ये सारा संविधान देश की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। ये भी व्यवस्था की गई हमारे संविधान में कि भाई समाज में बदलाव होते हैं, समय समय पे जरूरतें हमारी बदल जाती हैं। अब अभी हमको ठंड लग रही है तो हमने उसमें जैकेट्स पहन लिए, गर्म कपड़े पहन लिए, ये मौसम बदलेगा तो हमको इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम अपने कपड़ों को मौसम के अनुसार पहने। अब हम फिर जैकेट्स पहन लिया तो वही पहने रहेंगे? नहीं, मौसम बदल जाएगा, हम उस मौसम के अनुरूप व्यवहार करेंगे। ठीक है, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो हमको इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अभी जिन परिस्थितियों में संविधान बनाया गया है, हो सकता है भविष्य में नई परिस्थितियां पैदा हों, तो हमारे संविधान में वो व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उसके अनुरूप हम संशोधन कर सकें। तो ये कहता है कि उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन्हीं बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये संविधान संशोधन कहते हैं। आप पढ़ेंगे भाग 20 में इसका बहुत अलग से उल्लेख है, आर्टिकल 368 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहली बार इसको कहता है कि पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन यहां डिफाइन है, पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करेगी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज आप पढ़ते हैं, सबकी पोजीशनिंग को यहां डिफाइन किया गया है। ठीक है, कौन किसके पास क्या अधिकार होंगे, क्या लिमिटेशंस होंगी। ठीक है, सरकारें क्या फैसले लेंगी, उनको फैसले लेने के आधार क्या होंगे, किन बातों के आधार पर उनको चुनौतियां दी जा सकती हैं, ये सब संविधान में लिखी गई बातों संविधान में मेंशन है। फिर ये कहता है लेकिन ये किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलू पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी, जब 10th की क्लास में पढ़ेंगे। मतलब कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आप पढ़ेंगे आरबीआई है, सेबी है, नीति आयोग जैसी संस्थाएं हैं, संविधान में उल्लेख नहीं। ऐसी तमाम सारी बातें जिनका उल्लेख संविधान में नहीं, लेकिन संविधान के ही प्रावधानों के अनुसार इनके बारे में इनकी अपनी उपस्थिति का भी सम्मान हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये टॉपिक इन्हीं कुछ बेसिक चर्चा के बारे में था, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, इसके बारे में आपसे बात कर लें। आप देखिए, रंग भेद जो शब्द है, ये किस कॉन्टेस्ट में दक्षिण अफ्रीकी सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ असली नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार को करने वाली शासन व्यवस्था। आसान भाषा में समझे कि रंग भेद, जो रंग के आधार पे दो लोगों के अंदर विभेद करती कि मैं काला तुम गोरे, मैं गोरा तुम काला, तो किसी का शोषण केवल रंग के आधार पर हो, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो रंग के आधार पर निर्धारित हो, वही रंग भेद शासन कहलाती है। फिर ये धारा, एक्ट्स, ठीक है, जिसको आप कहते हैं, अगर उसको एक आराम से एक लाइन में कहें तो इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉ बुक्स आर कॉल्ड एक्ट्स। जो कानून की किताबों के निर्देश होते हैं उन्हीं को धाराएं कहते हैं, एक्ट्स कहते हैं। ठीक है, संविधान, ये आपने कई बार इसके डेफिनेशंस को पढ़ लिया। ये सुप्रीम लॉ ऑफ अ नेशन, एक देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। इसमें किसी देश की राजनीति, समाज को चलाने मौलिक कानून होते हैं, मतलब देश को कैसे रन कराना है उसके बेसिक इंस्ट्रक्शन का जो दस्तावेज होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं।
संविधान संशोधन, समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें अगर बदलाव की जरूरत हो तो वो बदलाव होने की जो व्यवस्था है उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान सभा ये कहता है जनप्रतिनिधियों की वो सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। क्लियर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो लोग जिन्होंने मिलकर संविधान को लिखा है वो सभा संविधान सभा कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रारूप, प्रारूप किसी कानून के दस्तावेज का प्रारंभिक स्वरूप, ठीक है। तो जो प्रारूप है कि क्या संविधान कैसा होगा हमारा, तो एक तरीके का ड्राफ्ट बना देना, ठीक है। तो वही उसी को प्रारूप कहते हैं कि मोटे तौर पर हमारा संविधान ऐसा होगा, अपनी अपनी राय दीजिए, तो वही प्रारूप होता है। दर्शन, फिलॉसफी, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार, मतलब वो चीजें जिनके आधार पर आप कोई चीज तय करते हैं। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, ये क्लासेस कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको ये एग्जाम देना है, इस एग्जाम में ये चीजें काम आनी है, ठीक है। तो बड़ा क्लियर है। ऐसा नहीं कि यार आप चलो यूट्यूब खोलते हैं देखते हैं क्या चल रहा है, ऐसा नहीं। आप निर्धारित करके पढ़ते हैं, तब इतने लंबे समय तक, 1 घंटे 1.5 घंटे तक आप लगातार बने रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत क्लियर है आपके दिमाग में कि क्या होना है। इसी को फिलॉसफी कहते हैं। तो कोई भी चीज एक सर्टेन दर्शन पर आधारित रहती है तो लंबे समय तक उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है। प्रस्तावना, संविधान का वो भाग, वो पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट कर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किन उद्देश्यों से लिखे गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स क्या होंगे जिनको ध्यान में रखकर संविधान लिखा गया है, वही प्रियम्बल कहलाते हैं, प्रस्तावना कहलाती है। देशद्रोह, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध, ठीक है। यानी ऐसा कोई क्राइम जो देश की व्यवस्था से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है वो देशद्रोह कहलाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर थी। मतलब होप कि आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। ये किताबें देखिए हमको न केवल तथ्यों से अवगत कराती, तमाम सारे फैक्ट्स से हम अवेयर होते हैं, हमको भाषागत जो भाषा है, जो हमारी किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो भी हमारे अंदर इंप्रूव होता है। तो इन एनसीईआरटीज़ की किताबों को आप जरूर इस तरीके से कंसीडर कीजिए। और मैं फिर कहूंगा, ये 9वीं क्लास की किताब आप पढ़ रहे हैं, ये 9वीं क्लास को क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अलग अलग परीक्षाओं में इसका अलग अलग इस्तेमाल करना है। खास करके अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उन संदर्भों में जब आप देखेंगे तो आप इसकी भूमिका को समझ पाएंगे, ठीक है। और मैं फिर ये बात कई बार कह चुका हूं, हमारी ये क्लासेस इन्हीं एनसीईआरटी को समझने की अभी जो हमारा फोकस है, ये उन पुस्तकों में क्या लिखा हम उसकी बात कर रहे हैं। जब हम फुल फ्लैश क्लासेस करेंगे, जब सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, तो हमको ये सारी चीजें चर्चा करने का वहां मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्पेस ही नहीं मिल पाता। लेकिन ये वो बातें हैं जो आपको वहां बहुत मदद करेंगी, तो जरूर इसका लाभ आप अभी उठा लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।